आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी विधायक अनंत सिंह की बात सबसे पहले। बेऊर जेल में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेल में जब छापेमारी हुई तो अनंत सिंह की बैरक से मोबाइल फोन मिले, साथ ही 9 सेवादार भी मिले और इसके बाद अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, साथ ही वार्डन को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जेल अधीक्षक को शोकॉज जारी किया गया है। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, पहचान बिहार का बाहुबली विधायक, काम कानून को ठेंगा दिखाना। बुधवार की सुबह सुबह अचानक बिहार की जेलों में हलचल बढ़ गई। जिला प्रशासन की टीम पुलिस और बीएमपी के जवानों के साथ एक एक बैरक को तलाशने लगी। कहीं से मोबाइल तो कहीं चाकू मिला, लेकिन पटना की बेऊर जेल में जो मिला उसने तमाम दावों की पोल खोल दी। जेल में आरजेडी नेता और बाहुबली विधायक अनंत सिंह कानून का माखौल उड़ाते दिखे। अनंत सिंह की बैरक से मोबाइल तो मिला ही, 9 सेवादार भी मिले, जबकि विधायक के नाते उन्हें सिर्फ 2 सेवादार रखने की इजाजत है। इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ बेऊर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। लापरवाही के आरोप में वार्डन को निलंबित कर दिया गया है और जेल अधीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। तो विधायक जी हैं अनंत सिंह, उनके कक्ष से एक मोबाइल सेट मिला है हम लोगों को, और सेम बैटरी के साथ फुली फंक्शनल उनके बैग से, और कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं 5-6 लोगों की, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। और एक आपत्तिजनक बात ये मिली है कि 2 सेवादार इन लोगों को है अलाउड, और उसके बदले 9 लोग वहाँ थे सेवादार के रूप में। तो एक तो सभी को हम लोग स्पेशल सेल में जो लोग वहाँ थे उसको डाल रहे हैं, उनका डिटेल हम लोग ले रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, किस आरोप में हैं, और काराधीक्षक को भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कैसे इस प्रकार का हुआ है। और दूसरा कि जो कक्षपाल वहाँ के थे उनके कक्ष के उनको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, और इस प्रकार के मामले में हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी एक दिन पहले की बात है। मंगलवार को अनंत सिंह कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, जहां उनकी मुलाकात और बात आरजेडी के एक दूसरे बाहुबली विधायक रीतलाल यादव से हुई। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि मंगलवार को ही आरजेडी के इन दोनों बाहुबलियों पर जेल के अंदर गैर कानूनी सामान रखने के मामले में कोर्ट ने सजा तय किया है। मामला 17 सितंबर 2015 का है। जेल में छापेमारी हुई थी। छापे में रीतलाल यादव के बिस्तर के नीचे से 5500 रुपए और मोबाइल चार्जर, जबकि विधायक अनंत सिंह के पास से सिगरेट बरामद हुआ था। यानी जिस मामले में एक दिन पहले ही अनंत सिंह पर सजा तय हुई, अनंत सिंह ने दूसरे ही दिन फिर से वही गुनाह कर डाला। तो क्या ये मान लिया जाए कि अनंत सिंह कानून को ठेंगे पर रखते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमरजीत कुमार की रिपोर्ट। तो बेऊर जेल में अनंत सिंह के पास से मोबाइल और 9 सेवादार मिले, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनंत सिंह अपनी इस दबंग छवि को लेकर जाने जाते हैं, जिसमें ना तो नियम की परवाह की और ना कभी कानून का पालन किया। रौबदार मूछें, माथे पर तिलक, आंखों पर चश्मा और दबंग छवि, ये पहचान है मोकामा के उस बाहुबली विधायक की, जिसके गुनाहों की कुंडली भी अनंत है। जिस उम्र में बच्चे कंधे पर किताबों का बस्ता लादकर स्कूल जाते हैं, उस 9 साल की छोटी उम्र में अनंत सिंह ने पहली जेल यात्रा की। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। अपने बड़े भाई दिलीप सिंह से राजनीति और गुनाहों का कहकहरा पढ़ने वाले अनंत सिंह ने अपराध की दुनिया में एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। टाल का रॉबिन हुड कहें या बिहार का छोटे सरकार, अनंत सिंह ने शायद ही कभी कानून की परवाह की हो। अनंत सिंह के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि कई मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, डबल मर्डर की साजिश, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, जमीन पर अवैध कब्जा तो है ही। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह के ऊपर 18 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जबकि बाढ़ कोर्ट में कई केस दर्ज हैं। कभी नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले अनंत सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहे। कभी
बग्घी से विधानसभा पहुंचे तो कभी गले में अजगर लपेटकर फोटो खिंचवाते। अनंत सिंह की दबंगई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2004 में बिहार एसटीएफ ने मोकामा के अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी की थी। तब घंटों गोलीबारी हुई थी। एक जवान और अनंत सिंह के 8 लोग भी मारे गए। गोली अनंत सिंह को भी लगी, लेकिन वे बचकर निकल गए। यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। अनंत की खौफ कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। यही नहीं, अनंत ने नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। और तो और अनंत सिंह का AK-47 लहराते हुए वीडियो भी वायरल हो चुका है। अक्टूबर 2020 में अनंत सिंह के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, जहां से AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन में भरे हुए 26 जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे। यानी अनंत की अपराधों की कथा अनंत है, लेकिन अनंत सिंह ने कभी इसकी परवाह नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर की जरूरत है? क्या धार्मिक आजादी की आड़ में मजहबी शोर जायज है? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब बिहार में भी अजान पर सियासी तूफान उठने लगा। रिपोर्ट देखिए। इस अजान पर अब सियासी तूफान मचा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब बिहार में भी लाउडस्पीकर से नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू हो चुकी है। मस्जिद पे जो माइक लगा करके नमाज पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में अगर इस तरह का आपत्तियां आती है तो उस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। जैसे रामनवमी पूजा हो, छठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, अगर प्रशासन उस पर बैन लगाती है, तेज आवाज़ में, साउंड में कहीं बाजा बजता है ये हिंदू धर्म प्रतिष्ठान पे, तो प्रशासन उस पर बैन लगाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मस्जिद पर भी इस तरह से बजता है तो जनता के कहीं ना कहीं आपत्ति आती है, बाधाएं पहुंचती है, तो रोक निश्चित रूप से लगना चाहिए। पूजा या इबादत किसी को परेशान करके नहीं किया जाता है, हल्ला और हंगामा करके नहीं किया जाता है। राज ठाकरे ने ठीक ही कहा है कि अगर मस्जिदों से नमाज पढ़े जाते हैं माइक लगाकर, तो मंदिरों से क्यों नहीं हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। बीजेपी की ओर से मस्जिद से लाउडस्पीकर से नमाज पर ऐतराज जताया जा रहा है, लेकिन जेडीयू की राय इस मुद्दे पर अलग है, जबकि आरजेडी ने इस मुद्दे का विरोध किया है। तो परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी सिर्फ मस्जिद से नहीं, मस्जिद से भी परेशानी होती है और मंदिर से भी परेशानी होती है। तो मंदिर हो या मस्जिद हो, इबादत हो, तो इबादत का मतलब यह नहीं कि उसका तौर तरीका ऐसा हो जाए कि सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दीजिए। तो इस तरह का बने तो एक समान रूप से, अब किसी खास धर्म को ख्याल में रख करके बनाने का कोई तो अलग तरीके की बात हो जाएगी। जरूर बने, लेकिन बने तो मंदिर के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, या और भी किसी धर्म का के साथ अगर ऐसा है जिससे लोग ही डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं तो सबके साथ होना चाहिए। मंदिरों मस्जिदों की राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को। मंदिर मस्जिद या किसी के धर्म को लेकर के ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। तो अगर जो लोग ये बात कह रहे हैं तब तो ये बात जो असली मुद्दे हैं उस पर कब बात होगी। जाहिर है बिहार में भी अजान पर नई बहस छिड़ चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कब्र पर लाशों की निगरानी अब चौकीदार करेंगे। ये बात आपको सुनने में अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। सुपौल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब हो रही हैं। सुपौल में अब कब्र में भी सुरक्षित नहीं है लाशें। खुदा हुआ कब्र है और कब्र से लाश गायब है। कब्र के पास स्थानीय लोग और पुलिस की मौजूदगी है। लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल हैं। एक नहीं बल्कि 3 कब्रों से लाश गायब है।
त्रिवेणीगंज के बगला नदी के किनारे इस कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब होने लगी हैं। लोगों की माने तो यहां से 6 महीने पहले भी कब्रों को खोदकर लाश को निकाला गया था। 6 महीना पहले 2 गो कब्र खोदा गया था। आज जो है सो 3 गो खोदा गया है कोदाली से। अभी तो बस वही बड़ा और आए हैं, सब कुछ दिख रहा है। लोगों की शिकायत पर दल बल के साथ जांच करने पहुंचे त्रिवेणीगंज के एसडीओ का मानना है कि ये पूरा मामला अंधविश्वास और जादू टोने से जुड़ा हो सकता है। मिट्टी खोदा हुआ था, अब ग्रामीणों को है यहाँ पे कि किसी ने खोद दिया है, केला वेला कुछ ओस टेमा, जो जादू टोना का भी लोग शक कर रहे हैं। और हम लोगों ने चौकीदार लगा दिया है यहाँ पे, जांच करते हैं, देखते हैं इसको। थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। निश्चित रूप से लगता है कोई अंधविश्वास का मामला है। फिलहाल लाश गायब होने की शिकायत पर प्रशासन ने चौकीदार की तैनाती कर दी है। अब चौकीदार रतजगा कर लाशों की निगरानी करेंगे। सुपौल से न्यूज 18 के लिए अमित झा की रिपोर्ट। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने ताकत लगा दी है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन लड़की से अपनी शादी की बात तो की ही, वहीं आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान की शादी का भी राज खोल दिया। हम क्रिश्चियन से शादी किए तो सिख से शादी, हम तो सबको लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार, आप बीजेपी का देखो क्या स्थिति हो रही है। बीजेपी के लोग मुकेश सहनी को गरिया रहे हैं, सहनी जी को गरिया। गर्मी और तेज हवा के बीच गेहूं की फसल आग की चपेट में है। औरंगाबाद में आग लगने से करीब 100 बीघे में लगी गेहूं की फसल जल गई और बताया जा रहा है कि बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से आग लगी। तेजी से फैलती गई आग और गांव के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज थीं। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की तरफ से बौछार, पानी की बौछार की गई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुआं धुआं, आग की लपटें तेज हैं। जिस किसान ने मेहनत की उसकी फसल कुछ इस तरीके से जल गई और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से फसल में आग लगी। गर्मी का मौसम है और ऐसे में किस तरीके से हवा ने आग का साथ दिया, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया और किसानों की पूरी मेहनत खत्म हो गई, राख हो गई। तो औरंगाबाद और गोपालगंज 2 जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें एक जैसी आपको दिख रही होंगी, क्योंकि फसल में आग लगी है। आग का कोई अलग अलग रंग नहीं होता। आग जब लगती है तो तरीका और नज़ारा कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन ये अच्छी खबर उन किसानों के लिए नहीं जो सामने दिख रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोशिश की जाती रही। आप सोचिए कि बाल्टे से जिसे जो बन पड़ा, एक क्यारी बनाने की कोशिश की गई ताकि आग की लपटें बाकी फसल को नष्ट ना कर पाए, जला ना पाए, लेकिन उस आग में जाने की हिम्मत कौन जुटाता। सो आग बढ़ती चली गई, फसल जलती गई और मेहनत राख हो गई। तो एक तरफ आग लग रही है, अग्निशमन विभाग खस्ता हाल है। भागलपुर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी गाड़ी को धक्का मारते हैं। कचहरी चौक पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक बंद हो गई और इसके बाद फायरमैन और ट्रैफिक पुलिस के साथ वहां के आसपास के दुकानदारों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। बहुत कोशिश हुई, इसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब कुछ और लोगों को बुलाया गया और फिर धक्का मारकर गाड़ी को किसी तरह स्टार्ट किया गया। जब इसे लेकर फायर ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने टेक्निकल खराबी की बात कहते हुए पल्ला ही झाड़ लिया। कई बार ऐसा होता है, टेक्निकल चीज में है। आ रहे हैं मीटिंग में। तार कैसे टूट गया था? चेकअप में होता है। तार टूट गया, आप कुछ नहीं, चलिए घेरना पड़ा।
मोतिहारी में एटीएम का शटर उठाने के विवाद में गार्ड ने कैश ऑफिसर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना राजा बाजार की है। बताया जा रहा है कि एटीएम में रुपए डालने वाली कंपनी के कैश ऑफिसर रमेश दास वहां मौजूद गार्ड के मिश्रा को एटीएम का शटर उठाने और गिराने कहते थे। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। गार्ड का कहना है कि शटर उठाना और गिराना उसकी ड्यूटी नहीं है, इसे लेकर वो गुस्से में था। आज जैसे ही रमेश दास कैश लेकर पहुंचे, दोनों में फिर से विवाद हुआ और इसके बाद गार्ड के मिश्रा ने पहले रमेश दास से मारपीट की और फिर गोली मार दी, जिससे रमेश दास की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। बोला वो आदमी की आज से इसको नहीं उठाना है, कि बकझक करता है तो इसको नहीं उठाना है। उसके बाद ही सुबह अपने से आया है, बातें कहानी हुआ है। उसके बाद जाके बेचारा अपना गाड़ी में बैठ गया। कौन बैठ गया? कस्टोडियन जिसको ही मारा है, कस्टोडियन। हाँ, वो जाके गाड़ी में बैठ गया, कुछ नहीं बोला। फिर ही उतार के उसको धापड़ से मारा। मारने के बाद फिर वो कुछ नहीं बोला, जाके गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद ही गोली चला दिया जाके। कौन गोली चलाया? गार्ड। नवादा में बैंक में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक के गार्ड एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक शमशाद मलिक बैंक यूनाइटेड में खाता खुलवाने गया था और इसी दौरान बैंक का गार्ड उससे उलझ गया और फिर बैंक में ही शमशाद की पिटाई कर दी गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 3 लोग युवक की पिटाई कर रहे हैं, जिनमें एक सादे लिबास में है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि कुछ गलतफहमी की वजह से गार्ड और पुलिसकर्मियों ने युवक की पिटाई की और अब आरोपी गार्ड को हटा दिया गया है। गार्ड को उसने पूरा कॉलर पकड़ लिया। गार्ड के पास जो मतलब ये वगैरह था, लाठी वगैरह था, उसको पकड़ के तो गार्ड और बीच में हाथापाई हुई। तो मामला उसमें पूरा आया हुआ था। कैश वगैरह गिनने लगे, तो कैश गिनने के बाद फिर आने के बाद फिर मामला शांत हुआ कि नहीं ऐसा कुछ बात था नहीं। तो उसको फिर बैठा करके फिर समझा करके फिर हम लोगों ने भेज दिया। और एक बड़ी खबर कि बिहार में लू को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 3 दिनों के लिए और 44 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। ध्यान रखिए, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार धूप में जाने से बचिएगा। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 44 डिग्री तापमान तक की बात कही है, यानी गर्मी से राहत नहीं और लू के थपेड़े अलग से। 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा गया है कि आप धूप में ना निकलें। कम से कम बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार हैं वो धूप में जाने से बचें। पटना जंक्शन पर तैनात टीटी शशि कुमार अपने काम से रेलवे को मालामाल उन्होंने कर दिया। शशि कुमार ने अपने नाम एक और नया रिकॉर्ड कर लिया है। बीते 1 साल में इन्होंने 1,11,51,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। शशि कुमार ने 1 साल में 16,423 यात्रियों से जुर्माना वसूला। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 5 मंडलों में इतना जुर्माना वसूलने वाले वो इकलौते टीटी बन गए हैं। शशि कुमार को रेलवे की तरफ से किसी भी तरह का कोई टारगेट नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत जुर्माना वसूलने का रिकॉर्ड बनाया है। शशि कुमार ने अगले साल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का लक्ष्य रखा है। रेलवे की तरफ से कोई ये टारगेट नहीं था। ये हम लोग अपना विदाउट टिकट और जो बनवा रहे थे उनका दोनों के सहयोग से ये बन पाया। 1,11,00,000 रुपए जी, 1,11,51,000 का 51,000 जी। तो ये कितने महीनों में आपने वसूला? ये 1 साल का टर्नओवर है, फाइनेंशियल ईयर। ये बहुत चारों तरफ से हमको बधाइयां मिल रही है। रेलवे ऑफिसर से लेके आम पब्लिक, आम जनता, कहीं भी अगर जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं 2 चीज अभी बोल रहे हैं कि एक तो आपने अभी कुछ दिन पहले जान भी बचाई थी और एक आपने एक रिकॉर्ड बीट किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक रेलवे का पार्ट भी हूँ। अगला रिकॉर्ड क्या होगा? अगला रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 2 करोड़ का लक्ष्य रखे हैं कि 2 करोड़ बना पाए। शशि कुमार के इस योगदान को लेकर हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही है। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम ने शशि कुमार को पुरस्कृत करने की बात कही। 9,57,590 केस बनाए हैं और उसमें अर्निंग हुई है 56 करोड़ 22 लाख की अर्निंग हुई है इंडियन रेलवे को इसके द्वारा। उसमें मैंने बताया कि एक स्टाफ ने हमारे बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है, उसने और अकेला ही 1 करोड़ से ऊपर का अर्निंग दिया है रेलवे। हाँ, करेंगे, हम लोग भी करेंगे और हमने नाम आगे भी भेजा है पुरस्कार देने के लिए। इंटरव्यू से शशि एक मिसाल हो सकते हैं बाकी लोगों के लिए भी, और ये शो करते हैं कि पोटेंशियल कितना है, कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं बिना टिकट रेल में। तो एक मिसाल है कि बाकी लोग भी इसको फॉलो करें और नंबर ऑफ केस बढ़ाएं, ताकि जो भी कोई ट्रेवल करता हो बिना टिकट वो पकड़ा जाए और सजा उसको उसकी पनिशमेंट मिले, फाइन के रूप में मिले पनिशमेंट उसको उसकी।
और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक